नमस्कार दोस्तों, 12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक छोटा सा चार्टर प्लेन टेक ऑफ करता है। ये हवाई जहाज जा रहा था चिली देश की राजधानी सांटियागो के लिए। इसमें बैठे थे कुछ रग्बी टीम के हट्टे कट्टे प्लेयर। टोटल 45 पैसेंजर थे। कुछ परिवार के लोग, कुछ दोस्त भी साथ में आए हुए थे। ये उड़ान कोई ज्यादा लंबी नहीं थी। ये यूरुग्वाई से सांटियागो जाने के लिए सिर्फ 3 घंटे का सफर था, लेकिन बीच में आती एंडीज की विशाल बर्फीली पहाड़ियां। ये पहाड़ियां इन पैसेंजर के लिए कैसे मुसीबत बनकर खड़ी हो जाती है। 12 अक्टूबर को उस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है। इसी वजह से प्लेन आगे नहीं जाता है। पायलट डिसाइड करते हैं कि हम रास्ते में ही रुक जाएंगे और अगले दिन फिर कोशिश करेंगे आगे जाने की। अर्जेंटीना के मंडागो शहर में फ्लाइट को लैंड कराते हैं। अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को विमान वापस टेक ऑफ करता है। दोपहर के 2:18 पर पायलट देखता है कि मौसम साफ हो गया है और अगले 1 घंटे में सफर काफी सुहाना रहने वाला है। करीब 3:21 पर पायलट प्लेन को डिसाइड करने लगते हैं। ये प्लेन सांटियागो शहर के पास पहुंचता है। अभी भी बड़ी बड़ी पहाड़ियां इस शहर के पास मौजूद थी। पहाड़ियों में बहुत ही करीब पहुंच रहा था। ये एंडीज की पहाड़ियों में मौजूद, बगल में बहुत ही ऊंची ऊंची पहाड़ियां मौजूद थी। अगले ही टाइम नीचे उतरते समय भयंकर टर्बुलेंस देखने को मिलता है। प्लेन तेजी से ऊपर नीचे हिलने लगता है। इस समय आसपास में बहुत सारे बादल आ जाते हैं। प्लेन में चारों तरफ बादल ही बादल आ जाते हैं। कुछ चीज दिखाई नहीं देता है। अचानक प्लेन में अलार्म बजने लगता है और वार्निंग लाइट भी चमकने लगती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पैसेंजर अपनी सीट पर बैठे हैं। कुछ रग्बी प्लेयर बड़े रीडर हैं, वे मजाक बनाते हैं इस ट्रबलेंस का। इनमें कुछ प्लेयर खिलाड़ी बाहर देखता है कि बादल धीरे धीरे हटने लग रहे हैं। फिर देखता है कि हम पहाड़ी में बहुत ही नजदीक हैं। जैसे ही जहाज बादलों से बाहर निकलता है तो पायलट देखता है कि उनके सामने बहुत ही बड़ी पहाड़ी दिखाई देती है। पायलट पैनिक में आकर प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंड पोल्यूशन अलार्म तेजी से बज रहा है। पायलट मैक्सिमम पावर लगा देता है प्लेन को ऊपर उठाने के लिए, पहाड़ी से बचकर निकलने के लिए। लेकिन अफसोस, अब तक बहुत लेट हो चुका था। हवाई जहाज पीछे का हिस्सा पहाड़ी में टकरा जाता है और ऊपर जाते समय पीछा हिस्सा पूरा अलग हो जाता है। पीछे की 2 सीटें हवा में उड़ जाती है। इसमें 3 पैसेंजर हवा में उड़कर मौत हो जाती है उनकी। कुछ ही सेकंड में प्लेन ऊपर जाता रहता है और फिर अचानक नीचे गिरने लगता है। प्लेन के लेफ्ट हिस्सा भी टूट जाता है और कुछ और पैसेंजर प्लेन के बाहर उड़कर नीचे गिर जाते हैं। अब प्लेन का फर्स्ट पोजीशन बचा था, जो सीधा जाकर एक ग्लेशियर में जाकर गिरता है और 350 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से स्क्रीड करता हुआ 700 मीटर नीचे आकर फाइनली एक लास्ट टकराव होता है और प्लेन में सब कुछ तेज हो जाता है। पैसेंजर सीटें प्लेन के बाहर फटकर बाहर निकल आ जाती है। प्लेन का बॉडी पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और 2 पायलट मारे जाते हैं। इस हवाई जहाज में अभी एंडीज की पहाड़ियों में किसी अनजान जगह पर 3570 मीटर हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानी की बात है कि प्लेन में 45 में से 33 लोग अभी भी जिंदा है। इस क्रैश को किसी तरह सर्वाइव कर चुके हैं। बस समस्या एक ही है कि इसमें काफी लोगों को बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। कोई नहीं जानता कि लोग कहां अटके हुए और पड़े हैं। बाद में पता चलता है ये प्लेन मार्ग से 80 किलोमीटर दूर भटक चुका था। ये सर्वाइवल की कहानी तो असली में तो अब शुरू होती। दोस्तों, ये लोग नहीं तो आगे सोचते नहीं सोच पाते हैं कि उनके लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। दिल दहलाने वाली ये कहानी यूरुग्वाई फ्लाइट 571 की दिल दहलाने वाली कहानी। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस क्रैश में 2 लोग थे जिसे ज्यादा चोटें नहीं पहुंची थी। 19 साल के कनेसा और दूसरा 20 साल का गुस्ताको जेरेमिनो। ये दोनों लड़के मेडिकल स्टूडेंट थे। तुरंत काम पे लग जाते हैं देखने के लिए कौन कौन जिंदा बचा है। ये लोगों की मदद करने लगते हैं। देखते हैं कि इस पैसेंजर में जिन्हें सीरियस इंजरी नहीं आई है, जिन्हें एक पैसेंजर थे फर्नांडो, जो 23 साल के थे, जिसे सिर पर चोट आने की वजह से वे कोमा में जा चुका था। जितना इनसे हो सका
हो सकता था। इन्होंने मेडिकल स्टूडेंटों ने इनकी मदद की, इनको बचाने के लिए। दूसरी तरफ इस प्लेन के क्रैश होने के 1 घंटे के अंदर ही चिली देश के एयरपोर्ट ने नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और 4 एयरक्राफ्ट फोर्स तैनात कर देते हैं इस पैसेंजर को सर्वाइव करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए। शाम से लेकर सुबह तक ये चारों हेलीकॉप्टर इन्हें सर्वाइवर को ढूंढ नहीं पाते, इनमें कुछ नहीं मिलता है। रेस्क्यू सर्विस ऑफिसर रेडियो ट्रांसमिशन से सुनकर कंक्लूड करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट ऐसी जगह गिरा है। बस एक प्रॉब्लम है कि हवाई जहाज व्हाइट कलर का था और ऐसी जगह क्रैश हुआ होगा जहां पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मौजूद है। बर्फीली पहाड़ियों में ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल था इन्हें। फिर 13 अक्टूबर की रात बचे हुए लोग सोचते हैं कि बस एक रात कैसे ही गुजार ले, ठंड से बचने के लिए कोई उपाय कर लेंगे और अगले दिन हमें कोई बचा लेगा। लेकिन उस बर्फीली रात में 5 लोग और सर्वाइवर नहीं कर पाए। बाकी बचे अब 33 में से 28 लोग संख्या हो गई थी। जिंदा बचे लोगों ने प्लेन का सामान से शेल्टर के रूप में प्रयोग किया और जिंदा बचने के लिए और प्लेन की सीटें, कवर, बैग और वे प्लेन के पीछे के हिस्से को ढक देते हैं ठंड से बचने के लिए। अंदर ये गर्म रह सके ताकि अगले दिन 14 अक्टूबर अर्जेंटीना के चिली देश और उरुग्वे देश के 11 अलग अलग टीमें सर्च ऑपरेशन में लग जाती है। अलग अलग जगह इन्होंने सर्च एरिया चूज करके रखा था। इस एरिया में अंदर क्रैश साइट भी मौजूद थी, फिर भी इस क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पाते थे। सर्वाइवर कोशिश करते हैं कि प्लेन पर लिपस्टिक और SOS लेकर ट्राई करते हैं, लेकिन ये जल्दी रियलाइज कर लेते हैं कि ये पास इतनी लिपस्टिक नहीं है कि सारे लेटर लिख सके। कोशिश करते हैं कि बर्फ में सूटकेस का बड़ा क्रॉस बनाया जाए ताकि सर्च करने वाली जहाज घूम रहे हैं वे देख सके, ढूंढ पाए। इस जल्दी ये रियलाइज कर लेते हैं कि ये भी काम नहीं कर रहा है प्रयोग। उस दिन उन पर 1 नहीं 2 नहीं 3 एयरक्राफ्ट उड़ते हैं जा रहे थे। इन्हें दिखते हैं, ये चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते ताकि हवाई जहाज इन्हें नोट्स कर सके, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। और एक दिन चला जाता है और अगले दिन बचे हुए रियलाइज कर लेते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। एक पैसेंजर पीटो पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेते हैं। अगले एक मेंटल की शीट का इस्तेमाल करते हैं सोलर कनेक्टर के तौर पर। धूप से बर्फ पिघलाकर पानी कन्वर्ट करते हैं। बूंद बूंद पानी को कलेक्ट करते हैं खाली वाइन की बोतलों में। अगला दिन 16 अक्टूबर 1972 को क्रैश के 3 दिन बाद फराडो भी जाग उठते हैं कोमा से। जैसे ही उन्हें होश आता है तो पता चलता है कि उनकी मां इस क्रैश में मारी जाती है और उनकी छोटी बहन जो 19 साल की है, इस क्रैश में उन्हें बहुत बड़ी इंजरी आई हुई है। फराडो अपनी बहन को जिंदा रखने की बहुत कोशिश करते हैं, इनके लिए खाना पानी लाते हैं। जैसे जैसे दिन बीत गया और क्रैश के 8 दिन बाद उनकी बहन भी गुजर जाती है अपनी इंजरी के चलते। फिर 21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम अपना हाथ खड़ा कर देती है। इन्हें लगता है कि 8 दिन में सर्वाइवर का कुछ नहीं पता लगा है और कुछ मतलब नहीं है इन्हें ढूंढने का, सर्च करने ऑपरेशन को कंटिन्यू रखने का। उन्हें लगता है कि हम बहुत कम चांस है इतने दिनों के बाद वैसे ही कोई लोग जिंदा बचे होंगे। 142 घंटे बाद ऑफिशियली बंद कर दिया जाता है यह ऑपरेशन। इस बीच सर्वाइवर को एक ट्रांजिशन रेडियो पड़ा मिलता है, हवाई जहाज के सीटों के बीच में पड़ा मिलता है। इनमें एक रग्बी प्लेयर कोई राइडरली ये रेडियो को ऑन करने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा सा एंटीना बनाकर इन्हें कोशिश की वजह से फाइनली रेडियो काम करने लगता है। रेडियो से 1 वे कम्युनिकेशन हो सकता था। ये लोग बाहर की आवाज सुन सकते थे पर खुद से मैसेज नहीं भेज सकते थे। ये रेडियो ऑन करते ही क्रैश के 11 दिन बाद तब पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर इन लोगों को दिल पूरी तरह से टूट जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं और इस खबर को सुनकर कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करते हैं। फराडो इकलौते ऐसे आदमी थे इस खबर को सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ और प्लेन
प्लान चलता रहता है इनके अंदर। 11 दिन बाद सर्वाइवर को खाने की सख्त कमी होने लगी। वैसे ही उनके पास ज्यादा खाना नहीं बचा था शुरू में ही। वैसे ही क्रैश की कुछ दिन बाद खाने की आसपास में थोड़ा थोड़ा शेयर करते थे ताकि ज्यादा दिन चल सके। 11 दिन तक खाना बिल्कुल खत्म होने लग गया था। लोगों ने प्लेन का पार्ट्स को खाने की कोशिश की पर सीट पर लगे रेक्सिन लेदर को खाने की कोशिश से जिससे ये ज्यादा बीमार पड़ने लगे थे। सिचुएशन के अलावा ऐसी सिचुएशन के अलावा इनके पास भूखे मरने की नौबत आ गई थी और कुछ बचा नहीं था इनके पास। सर्वाइवर को एक ऐसा कुछ किया जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लोगों को डिसाइड किया कि जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों और परिवार के लोगों की मुर्दा बॉडीज की खाना के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, कुछ चारा नहीं है बचा है। फैसला करते हैं कि इन्हें ये फैसला लेना है बिल्कुल ही आसान नहीं था। इन लोगों को आस पास ज्यादातर जो लोग इनके क्रैश में मारे गए ये दोस्त और क्लासमेट परिवार के लोग ही थे। ये आइडिया कनेसा को आता है। ये पहले ही उन्होंने ही खाने की कोशिश की। कुछ लोग खाने की कोशिश करी और पर उन्हें ये हजम नहीं हो पाया था। उससे टाइम उन्होंने मना कर दिया इसे खाने के लिए। कुछ दिन गुजर गए। 2 दिन बाद इंसानों की मीट को ही अपना खाना बनाया। 29 अक्टूबर 1972 क्रैश के 16 दिन बाद इन लोगों के पास ये भी खाना घटता जा रहा था। इनके पास आगे कोई प्लान नहीं था कि कुछ नहीं था कि क्या करें। उस रात बहुत ही गरज के साथ एक आवाज आई सुनाई देती। उन्हें पता चलता कि एक एवलांस आ गया है। बर्फ की पहाड़ी ऊपर से तेजी से ही गिरता चला आ रहा है। प्लेन के टुकड़े में बर्फ भर जाती है और 8 लोग और दबकर सांस नहीं आने के कारण 8 लोग और मारे जाते हैं। अब बचे 19 लोग। ये बचे हुए लोग एक छोटी सी बर्फ के स्पेस में दबे हुए। फराडो एक मेंटल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए बर्फ को होल बनाने के लिए जिसे कुछ वेंटिलेशन आती है। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद बर्फ को खोद के एक गुफा बनाते हुए बाहर आने के लिए इन्हें दिखता है कि बर्फ का तूफान आ रहा है तो जिंदा रहने के लिए वापस बर्फ की गुफा में बैठकर समझदारी का काम लेना होगा। अगले दिन ये क्रैश के वाले प्लेन के टुकड़े में फंस कर बैठे हुए थे। वापस 3 दिन बाद ये बाहर आते हैं। उस मौसम साफ होता है। बाकी जिंदा बचे हुए लोग रियलाइज कर लेते कि हमें कोई बचाने आने वाला नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो खुद से एफर्ट करना होगा। क्रैश साइट पर मदद की उम्मीद करके कोई फायदा नहीं है। आखिर कोशिश करेंगे और मरेंगे तो कोशिश करते ही मरेंगे। कनेसा, फराडो और विजेंटीन ये सबसे स्ट्रॉन्ग थे। सबसे लोग डिसाइड करते हैं कि इन्हें थोड़ा सा ज्यादा खाना राशन दिया जाए और सबसे गर्म कपड़े इन्हें दिया जाए ताकि ये कोशिश करेंगे बाहर निकलकर पैदल चलकर मदद ढूंढने की। और अब 15 अक्टूबर को क्रैश के 33 दिन के बाद तीनों लोग निकल पड़ते हैं मदद ढूंढने के लिए। घंटों चलने के बाद अपने हवाई जहाज के पीछे का हिस्सा टूटा हुआ मिलता है। ये हवाई जहाज का हिस्सा था जो पहले ही टूटा गया था। इसमें के अंदर इन्हें बहुत सारे सामान, सूटकेस और कुछ खाने की चीजें मिलती है और कुछ दवाइयां भी मिलती है, कुछ कपड़े मिलते हैं और साथ ही इन्हें मिलता है कि एयरक्राफ्ट का 2 वे रेडियो सिस्टम था जिससे बाहर मैसेज सुन सकते थे और बाहरी मैसेज भेज सकते थे। इसे रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं पर अफसोस ये भी प्लान काम नहीं करता है। ये चालू नहीं कर पाते और जल्दी ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई अब रास्ता नहीं बचा है। जिंदा बचना है तो वेस्ट की तरफ पैदल चलते रहना है। 11 दिसंबर क्रैश के 59 दिन बाद एक और अवलांस आता है जिसमें 3 और पैसेंजर मारे जाते हैं। अब बचे हैं 16 लोग। वे 3 लोग निकलते हैं मदद के लिए। वेस्टर्न की सीधी पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए रात को सोने की कोई तरीका चाहिए था। रात में तापमान माइनस में चला जाता था, ज्यादा ठंड होने लग जाती थी। तापमान रात में बचने के लिए इन लड़कों ने उन्होंने आइडिया था कि अलग अलग कपड़ों को एक साथ में स्लिप बैग बना लेते हैं। अब अगला दिन 12 दिसंबर 2 महीने हो चुके थे जिस दिन ये क्रैश हुआ था। ये 3 बहादुर आदमी फराडो और विजेंटीन कनेसा ये निकल पड़ते हैं मदद के लिए ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए। और इन्हें अभी भी लगता था कि हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं और 2-3 दिन
चलते रहना है मदद ढूंढने के लिए। सिर्फ 2-3 दिन मीट की सप्लाई पे की थी। इस बावजूद ये लोग चलते रहते हैं, पहाड़ी की ओर चढ़ते रहते हैं। उन्होंने स्लीपिंग बैग बनाया था, वे रात को सोने में काम आता था। ये धीरे धीरे कदम बढ़ाते आगे चलते रहते हैं। तीनों स्लीपर बैग में एक दूसरे से जितना करीब सो सकते थे उतना ही करीब सोते थे। जब दिन से सूरज निकलता था तो फिर चलना शुरू हो जाते थे। पहला दिन आया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन भी आया और चौथे दिन भी आया। उन्होंने रियलाइज होता है कि ये हमारी दिशा कितनी गलत डिसाइड की थी। और अगले दिन दिखता है कि रास्ता तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खाने की कमी को देखते हुए विजन टीम डिसाइड करते हैं कि वे क्रेश साइड पर वापस चला जाएंगे, बाकी 2 लोग ही आगे बढ़ते रहेंगे ताकि खाने का कम जरूरत पड़े। 15 दिसंबर 1972 विजन टीम रास्ता वापस ले लेता है। बहुत ही आसान रास्ता होता है। ये एयरक्राफ्ट की सीट की मदद से बर्फ स्केटिंग करते हुए 1 घंटे में अंदर वापस क्रेश साइड पर पहुंच जाते हैं। फराडो और कनेसा आगे बढ़ते रहते हैं। 3 घंटे में पहाड़ी को टॉप पर पहुंचते हैं तो उन्हें दिखता है कि बाकी दूर दूर पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखाई देती। आस पास बर्फीली पहाड़ियां के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। फराडो ढूंढने लगता है कि कुछ तो दिखाई दे। फिर दूर वेस्टर्न वेरिएशन में इन्हें कुछ दूर दिखता है कि 2 पहाड़ियों पर छोटी जिसमें बर्फ नहीं दिखता है। ये अंदाजा लगाते हैं कि हमें इस दिशा में चलना चाहिए। फराडो और कनेसा कई दिन तक चलते रहते हैं। फाइनली एक वैली पर पहुंचते हैं और ये एक ऐसी वैली जगह थी जिन पर नदी बहती थी। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पहुंचने की बड़ी सफलता थी उनके लिए, क्योंकि नदी के साथ साथ ट्रेवल करते रहना है। डराऊं रील रास्ता मिलना आसान था। चलते रहते फाइनली इनको 20 दिसंबर को कुछ इंसानों की प्रेजेंट दिखाई देती है। खेतों में कुछ गायें दिखाई देती है। ये इतने थके हुए थे कि इन पे आगे बिल्कुल चलने जाने की हिम्मत नहीं बची थी। एक दूसरे के किनारे पर घोड़े पर बैठकर 3 लोग दिखाई देते हैं। फराडो चिल्लाने की कोशिश करते हैं पर नदी का शोर इतना ज्यादा था कि इनकी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। परंतु बाई चांस फराडो और कनेसा को इन दोनों को एक इंसान देख लेता है। उनकी तरफ देखकर वापस चिल्लाता है, बोलता है टुमारो। ये कहता है कि कल फिर मैं आऊंगा दोबारा। अगले दिन वे वापस आता है घोड़े पर बैठकर। वे अपने साथ कुछ लेकर आता है, कागज और पेंसिल, और साथ में एक धागा के साथ अटैच करके वे नदी की दूसरी तरफ फेंकता है। फराडो और कनेसा को पहली बार मौका मिलता है अपना संदेश बाकी दुनिया तक पहुंचाने का। फराडो इस पर लिखते हैं कि मैं यूरुग्वाई से आया हूं, पिछले 10 दिन से पैदल चलकर। मेरे घायल दोस्तों जो प्लेन की क्रैश साइट पर मौजूद है, हमें जल्द से जल्द मदद की जरूरत है। हमें नहीं पता है कि हमें कैसे मदद मिलेगी। हमारे पास ना खाना है ना कोई पानी, बहुत कमजोर है। हमारे पास चलने की भी हिम्मत नहीं बची है। प्लीज हमें बचा लो। हम कहाँ पर हैं? दूसरी तरफ संदेश को रिसीव करने वाला आदमी ये चिली देश का किसान था। ये इस नोट को पढ़ता है और इशारों में समझता है कि मैं समझ गया हूँ। ये अपने साथियों से बात करते हैं कि और याद करते हैं कि हाँ, हमने कुछ दिनों पहले करीब 2 महीना पहले एक खबर सुना था कि एक प्लेन क्रैश हुआ है। जब इन्हें रियलाइज होता है तो ये शॉक्ड में रह जाता है। इन्हें यकीन नहीं होता है कि 2 महीने पहले प्लेन क्रैश से अभी भी कोई लोग जिंदा बचा है। जो घोड़े पर बैठ आए थे उन्हें एक बंदा ब्रेड का टुकड़ा फेंकता है नदी की दूसरी तरफ। अगले कुछ घंटों तक घोड़े पर बैठकर ये वेस्टर्न की तरफ चलते रहते हैं। ये इन्हें अभी भी गांव और बस्ती के बहुत दूर थे। फाइनली ये एक करीब के शहर पहुंचते हैं और ये खबर यहाँ के आर्मी कमांडर को देते हैं। सांटियागो में मौजूद आर्मी हेडक्वार्टर को खबर देते हैं। इसी बीच एक आदमी फराडो और कनेसा को करीबी शहर के लोस्टमेंटिनी शहर लेकर जाता है। ये कुछ घंटे आराम करते हैं। इन्हें पता चलता है कि हमें पैदल चलते चलते करीबन 60 किलोमीटर आए हैं। कनेसा अपना आधा बेडी लोट भी खो चुके थे। इनका वजन सिर्फ 44 किलो बचा था। इन कहानी दिल दिलाने वाली है। चिली आर्मी 3 हेलीकॉप्टर लेकर भेजते हैं। इनमें जेटिली और रेस्क्यू
टीम आर्मी और कनेसा को साथ में ले उनका इंटरव्यू करते हैं लोकेशन का पता लगाने के लिए। आर्मी उन हेलीकॉप्टर में बिठाकर लेकर जाते हैं ताकि क्रैश साइट को लोकेट किया जा सके। उनकी मदद से बाकी सर्वाइवर को लोकेशन मिलती है। आर्मी कमांडर को फाइनली 22 दिसंबर 1972 को 70 दिन क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं और बाकी सर्वाइवर को बचाने के लिए टोटल 16 लोगों को बचाया जाता है। इन्हीं बहुत बुरी हालत थी, उनकी टूटी हुई हड्डियां, कमजोर, किसी को सीरियस इंजरी हुई थी, इनको ही बचा लिया जाता है। फाइनली ये धीरे धीरे रिकवर भी हो जाते हैं। उनकी ये कहानी सुनकर दिल दहल जाता है और फिर अपनी मेहनत और बल से मदद भी